वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले आप सभी के लिए प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कि आप सभी को इस क्लास के अंदर टोटल 100 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी रहने वाला। स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को इन तक आपसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपसे अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो यकीन मानिएगा यहां से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। एंड स्टूडेंट अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं कि आपसे इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ तक्षशिला, जो कि ये एक अध्ययन का केंद्र था। दूसरा विक्रमशिला, ये भी था। एंड सी में आप सभी के नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी फिलहाल में भी है। एंड यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी, जो कि ये कोई भी विधा का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी से 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शून्य की खोज किसने किया था। तो शून्य के खोज की बात करते स्टूडेंट कि आप सभी का शून्य की खोज किसने किया था। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है कि ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से कि आप सभी के यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो आप सभी के लिए ये क्लास स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ये पुस्तक काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंचतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के लेखक हैं। तो हितोपदेश के लेखक की बात करते कि इसके लेखक कौन हो जाते। आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि हर एक एग्जाम में आप सभी के बुक एंड ऑथर से प्रश्न पूछे जाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। एंड उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना की बात करते स्टूडेंट तो आप सभी के भरत मुनि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना किया गया था। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है। तो 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। जो आदि मानव की बात किया जाए पूरा पाषाण काल में तो उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। तो हो जाएगा शिकार, वो लोग ज़्यादा अधिकतर मनोरंजन के लिए अपने शिकार किया करते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बात किया जाए तो फिलहाल वाले मानव है जो कि जुआ खेलते हैं अपने मनोरंजन के लिए।
एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज यानी कि चाल्कोलिथिस एज कहा जाता है, किसको चाल्कोलिथ एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ताम्र प्रसारण युग को, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के लिए ये किसके कारण विश्व प्रसिद्ध है। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पंडहो, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारत के हाल का पूर्वज है। आधुनिक भारत के हाल का पूर्वज है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोमेनन मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज को यानी कि प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में चावल, बी में गेहूं और जौ, और सी में ज्वार, एंड डी में बाजरे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूं और जौ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट अगर आप सभी को भी ऐसा लगता है कि सारे प्रश्न हमको आते तो आप सभी लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को रियल में अटेंड कर पाए, ताकि आप सभी को अगर ये शायद क्वेश्चन याद है तो आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्लास हो जाएगा, वो भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एंड 14 नंबर है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत की बात करते कि प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि अंकुर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकुर वाट की बात करते स्टूडेंट कि अंकुर वाट कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 16 नंबर प्रश्न कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर रुद्रदमन के, रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताम्र प्रसारण काल में महाराष्ट्र के लोक मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैसे दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की बात करते हो स्टूडेंट कि आप सभी के लिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मालती माधव के लेखक थे।
ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट आप सभी के बुक एंड ऑथर से प्रश्न करवाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए जो भी मालती माधव जो पुस्तक है उसके लेखक की बात किया जा रहा है। तो ये हो जाएंगे आप सभी के भवभूति। 19 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 19 का ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, न्यूनतम समझा जाता है, कौन ऐसा जो है जिसे न्यूनतम समझा जाता है। तो क्रोमोमेनन मानव, ठीक है ना, जो कि पहले के आदिवासी जो थे वो आदि मानव की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की 10वीं सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। एंड अगला प्रश्न 22 नंबर पूछा जा रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो तक्षशिला के बात करते स्टैंड की किसके बीच था, तो सिंधु और झेलम नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हुए स्टूडेंट आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन आप लोग स्टार मार के लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट दिखाई दे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विलिकिंस, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 23 का। एंड 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोह गौरा ताम्रपत्र। एंड अगला प्रश्न आपसे का 25 नंबर की प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ पर आपसे विशेष स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो कि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का खरोष्टी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। कहा जा रहा है यहाँ से आप सभी को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का आगमन था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा आप सभी का मणिग्राम हो जाएगा, मणिग्राम, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन वन का वदामी शिलालेख शक वर्ष 1465 का 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करता है तो वर्ष होगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का 601 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ये भी पुस्तक जो है काफ़ी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 29 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, कौन सी धारणा एक जैसी है। तो कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 29 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार महान की बात किया जाए स्टूडेंट किसका ये धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए में है सिखों के लिए, एंड बी में है जैनों के लिए, एंड डी में बौद्धों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए क्या है कि महान धर्म केंद्र है।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते 31 नंबर प्रश्न आप सभी से स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा का प्रयोग किया था। एंड अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर की प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे, बौद्ध कौन थे। तो ये एक थे आप सभी का यहाँ पर जो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक गणतांत्रिक जनजाति थी। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बोरोबुदुर किसका स्थल है। तो बोरोबुदुर की बात करें किसका स्थल हो जाएगा। तो 33 का हो जाएगा बी, यानी कि जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने पहले भी करा चुके, अभी जस्ट क्लास में करवाया है, जिसे ताम्र पाषाण युग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रवासवादाता के लेखक कौन है, प्रवासवादाता के लेखक कौन है। 35 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि भास हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं यहाँ पर आप सभी से 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन करवा चुके आप सभी को मैं। एंड अगला प्रश्न है कि यहाँ पर न्यूमोस्मैटिक्स क्या है। तो न्यूमोमैटिक्स की बात करें तो सिक्के व धातुओं का अध्ययन है, या तालपत्रों का अध्ययन, या ताम्रपत्रों का अध्ययन, या प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन। तो 38 का हो जाएगा भी, यानी कि सिक्के व धातुओं का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे का 39 नंबर की महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो 39 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि बड़े पत्थरों से घिरे गई समाधियां, कब्रों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसी का 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन जोड़ा सुमलित नहीं है। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सुमलित ही नहीं है। तो यहाँ पर 40 का अच्छा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरि सेण हर्ष हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रमानुसार क्या है, यानी कि भारत आने वाले व्यक्तियों का एक क्रम बनाना है, ठीक है ना। तो पहले जो यहाँ पर देखिए सोना के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृत, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 42 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, सूची, बदामी, पनमले और खजुराहो और देवगढ़। 42 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, ये सारे जो प्रश्न आपसे के कई बार यूपीएससी के एग्जाम पूछा गया, आईएएस वाले एग्जाम में आपसे के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग सूची को यहाँ पर आपसे को फाइंड करके स्टेंट यहाँ पर देखिए करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 ए चोर, बी चोल, सी पड़यंत्र सूची, करयूर, वांजीर, पुहर और कावेरीपट्टनम व उरेयूर या कोकरी या मदुरई। तो 43 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो 44 का हो जाएगा यानी कि कर्पूर मंजरी हर्ष। एंड अगला प्रश्न आपसी का आज का ये लास्ट प्रश्न है 45 नंबर, थोड़ा सा बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप लोग तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्प औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंग के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। एंड तीसरा जो बात है, 5वीं शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 4 में है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो देखिए क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसीलिए इस क्लास को यहीं तक हम दोस्तों एंड करते हैं। एंड आप सभी का पार्ट 2 बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।